नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैगजीन विश्लेषण में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, पर अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। चीन के कृत्रिम द्वीप को हम में से कौन नहीं जानता। दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार से अलग अलग आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण करता चला जा रहा है, उससे बहुत सारे देशों में तनाव तो वैसे ही बढ़ रहा है। पर ये जो एक नया द्वीप बनाया गया है, ये अपने में ही अलग है, क्योंकि ये परमाणु हथियार के विस्फोट भी झेल सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये द्वीप जो बनाया गया है दक्षिण चीन सागर में है, जिसको चीन अपनी राष्ट्रीय नीली मृदा भी कहता है। तो कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे हमारी मैगजीन से और समझाने की कोशिश होगी यहाँ पे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत भी इससे कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट निकली थी, जो कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट साउथ ईस्ट एशिया में जो चीज़ होता रहता है उसके बारे में भी बताता है। यहाँ पे चीन ने 78,000 टन 78,000 टन के वेट का एक अर्ध पनडुब्बी, सेमी सबमर्सिबल जिसको हम कहते हैं, अर्ध पनडुब्बी का निर्माण किया है। ठीक है, ये अर्ध पनडुब्बी एक कृत्रिम द्वीप की तरह हमारे सामने है। कृत्रिम द्वीप, ठीक है, ये इतनी मजबूत है कि ये परमाणु विस्फोट भी झेल सकती है। परमाणु विस्फोट प्रतिरोधी है ये। माना जा रहा है इसे 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व एक विश्वविद्यालय ने किया है चीन की। तो नेतृत्व की अगर हम बात करें, ये सब ब्रेक कर करके आपको पढ़ना होता है। जियाओ टोंग चीन के, या फिर शंघाई शंघाई जियाओ टोंग विश्वविद्यालय ने किया है। विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। ठीक है, माना जाता है ये नागरिक सहायता और अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कार्य करेगा। नागरिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम करेगा, मुख्य रूप से समुद्री विज्ञान में, और वास्तविक पैमाने पर प्रयोगों को संभव बनाएगा। मुख्य रूप से समुद्री विज्ञान के लिए कार्य करेगा, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट्स करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कृत्रिम द्वीप सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा हम जानते हैं इंटेलिजेंस कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे रह के अपने आसपास के लिटरल कंट्रीज पे भी चीन इसकी मदद से नज़र रख सकता है। परियोजना का जो आधिकारिक नाम दिया है, एक होता है कॉमन नाम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक होता है आधिकारिक नाम। वो क्या दिया है? इसका नाम है डीप सी, यानी कि बहुत ही गहरे समुद्र तक पहुंच रहेगी इसकी। डीप सी ऑल वेदर, हर मौसम में ये उसी प्रकार से कार्य करेगा, तो ऑल वेदर। फिर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, रेजिडेंट मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक रह सकते हैं, एक बार में ये 238 व्यक्ति अपने अंदर रख सकता है। तो रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, यहाँ रिसर्च जो इसने नाम लगाया है, ये दिखाना चाहता है कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। तो डीप सी गहरे समुद्र तक रहेगा, क्योंकि पनडुब्बी के रूप में है और कृत्रिम द्वीप माना जा रहा है इसको। ऑल वेदर, हर मौसम में कार्य कर सकता है, चाहे तूफान भी हो। माना जाता है ये श्रेणी 17 का तूफान भी झेल सकता है। रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, यहाँ लोग रह सकते हैं। इसे दूर समुद्र में तैरता हुआ मोबाइल द्वीप भी कहा जा रहा है। मोबाइल मतलब जो चल फिर सकता है, उसे मोबाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो विशेषता क्या है इसकी? विशेषता, सबसे पहले अगर हम इसकी लंबाई, आकार के ऊपर विशेषता देखें, तो आकार में
ये 138 मीटर लंबा है, 138 मीटर, और चौड़ाई में लगभग 85 मीटर है। ये चौड़ा कितना है? ये 85 मीटर चौड़ा है। माना जाता है ये समुद्री स्तर से लहरों में लगभग 45 मीटर ऊपर रहेगा। समुद्री लहर में 45 मीटर ऊपर रहेगा। इसके अलावा गति इसकी क्योंकि चलेगा भी तो 15 समुद्री मील है, जिसको नॉट्स हम कहते हैं, समुद्री मील है। इसके अलावा अगर बात करें, मैंने आपको बताया कितने व्यक्ति रह सकते हैं इसमें। एक बार में, वन टाइम में, माना जाता है इसमें 238 व्यक्ति रह सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। बिना किसी पुनः पूर्ति के ये एक बार में 120 दिन संचालन कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना पुनः पूर्ति के ये 120 दिवस तक संचालन कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। महत्वपूर्ण रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि परमाणु विस्फोटन से ये अपने आप को कैसे बचाएगा। यानी कि इसके बिल्डअप में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। बाकी पनडुब्बियों के ऊपर या फिर अलग अलग कृत्रिम द्वीपों के ऊपर कैसे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं और इसमें कैसे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर हम मटेरियल की बात करें, मुख्य रूप से अगर आप मटेरियल देखेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। मटेरियल की विशेषता, ये परमाणु विस्फोट और तीव्र तूफान दोनों को झेल सकता है। ठीक है, परमाणु विस्फोटन को भी झेल सकता है एवं तीव्र तूफान को भी झेल सकता है। तभी ऑल वेदर इसको बोला जा रहा है, हर मौसम में काम कर सकता है। मुख्य रूप से माना जाता है कि कैटेगरी 17 श्रेणी 17 का तूफान भी झेल सकता है। बड़ी बात है। अब यहाँ पे मटेरियल की अगर हम बात करें, समुद्री तूफान को इसी वजह से झेल पाएगा क्योंकि परमाणु रोधी संरचना में इसने जो मटेरियल यूज किया है वो सैंडविच पैनल है। तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पदार्थ को उपयोग किया गया है। ये सैंडविच पैनल है। सैंडविच जानते हैं क्या होता है? खाद्य पदार्थ होता है जिसमें एक ब्रेड, फिर उसके अंदर मटेरियल और फिर एक ब्रेड ऊपर, उसे सैंडविच कहते हैं। उसी तरह से ये सैंडविच पैनल कुछ ऐसे पदार्थों से बना है। नीचे मुख्य रूप से स्टील रहता है, इसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर रहता है और ऊपर एल्युमिनियम की परत किसी या फिर किसी अन्य पदार्थ की परत भी रह सकती है। यहाँ पे एल्युमिनियम भी रहता है जिससे ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसको हम FMS या फिर सैंडविच पैनल कहते हैं। इसके अलावा यद्यपि चीन, अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल की, यद्यपि चीन इसे एक नागरिक वैज्ञानिक परियोजना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने, पर परियोजना से जुड़े दस्तावेजों में JGB 1060.1 1991 का उल्लेख किया गया है। बता तो रहा है कि नागरिक वैज्ञानिक है, पर यह मानक जो है परमाणु विस्फोट से सुरक्षा से संबंधित चीनी सैन्य मानक है। यानी कि सैन्य द्वीप है, नागरिक और वैज्ञानिक हो सकता है, सैन्य भी है। परियोजना की संभावित रणनीति और सैन्य निहितार्थ भी सामने आए हैं इस वजह से। तो जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है सेना के द्वारा परमाणु विस्फोट को झेलने के लिए, उसी स्टैंडर्ड से ये मीट कर रहा है। इसका मतलब कल के दिन अगर किसी प्रकार का हमला होता है चीन के ऊपर, तो ऐसे द्वीप संरक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। फिर से हम ऐसे ही टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।